Hello guys, this is Usama and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss operating system concepts and the chapter number is chapter number 6, that is all about CPU scheduling. We will discuss briefly in this chapter about the CPU scheduling. So let's get started. सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो हमने concepts इस चैप्टर के अंदर गेन करने हैं उनको देखते हैं। हमारे पास बेसिक कंसेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे, स्केजुलिंग क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, स्केजुलिंग एल्गोरिदम, थ्रेड स्केजुलिंग, मल्टीपल प्रोसेसर स्केजुलिंग, रियल टाइम सीपीयू स्केजुलिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल्स और एल्गोरिदम एवोल्यूशन। इससे पहले लेकिन हमें ये आइडिया होना चाहिए कि सीपीयू स्केजुलिंग एक्चुअली होती क्या है। आप सिंपली कह सकते हैं कि सीपीयू स्केजुलिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो इस चीज को डिटरमिन करता है कि कौन सा जो प्रोसेस है वो सीपीयू ऑन कर रहा है एग्जीक्यूशन के लिए और जो कोई और प्रोसेस होगा वो उस टाइम होल्ड पे होगा। इसको आप कह सकते हैं कि ये सीपीयू स्केजुलिंग है। अगर आप सिंपली उर्दू के अंदर देखें तो हम कोई जिस तरह टास्क स्केड्यूल करते हैं इसी तरह सीपीयू स्केजुलिंग के अंदर भी क्या होता है कि जो प्रोसेसेस होते हैं वो स्केड्यूल किए जाते हैं कि कौन सा सीपीयू इस वक्त ऑन कर रहा है और कौन सा अगला जो प्रोसेस है वो उसने होल्ड करके रखा हुआ है कि जो वो एग्जीक्यूट करेगा। सो दैट इज ऑल अबाउट सीपीयू स्केड्यूल। ओके, नेक्स्ट वी हैव द ऑब्जेक्टिव्स। जब हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो हमें एक तो ये होना चाहिए कि हम इंट्रोड्यूस कर सकें सीपीयू स्केजुलिंग को, जैसे अभी हमने किया, किस बेस पे, मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम की बेस। नेक्स्ट हम ये डिस्क्राइब कर सकें कि सीपीयू स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स क्या होते हैं। उसके अलावा मजीद हम ये डिस्कस कर सकें कि एवोल्यूशन क्राइटेरिया जो होता है किसी भी सीपीयू स्केजुलिंग को सिलेक्ट करने के एल्गोरिथम का, वो क्या होता है किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम की बात अगर हम करें तो। उसके साथ साथ हमें इस चीज़ का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि हम scheduling algorithms को एग्जामिन कर सकें बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव द बेसिक कंसेप्ट। अब इस बेसिक कंसेप्ट के अंदर सिंपली क्या है कि मैक्सिमाइज द सीपीयू यूटिलाइजेशन ऑब्टेन्ड बाय मल्टी प्रोग्रामिंग। अब मल्टी प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल करते हुए हम मैक्सिमम सीपीयू को यूटिलाइज कर सकते। एक तो ये इसमें कंसेप्ट है। ऑब्वियसली हमने सीपीयू को आइडल तो रखना नहीं है, तो उसके लिए हम सीपीयू की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए हम मल्टी प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सीपीयू आईओ बर्स्ट साइकिल। अब जो आईओ बर्स्ट है या इनपुट आउटपुट बर्स्ट है, ये आप सिंपली आप उसको ये कह सकते हैं कि ये एक अमाउंट ऑफ टाइम होता है जो किसी भी प्रोसेस को, जो कोई भी प्रोसेस जो है वो वेट करता है किसी भी लाइक इनपुट या आउटपुट की बिफोर द सीपीयू टाइम। मतलब किसी भी सीपीयू टाइम की जो वेट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ टाइम लगता है दैट विल बी कॉल्ड एज आउटपुट बर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंसिस्ट ऑफ साइकिल ऑफ सीपीयू एग्जीक्यूशन एंड आईओ वेट। अब इसके अंदर क्या है कि जो भी आपका प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा, सीपीयू साइकिल एग्जीक्यूट हो रहा होगा और जो आईओ वेट है वो उसको करना होगा। लाइक आईओ का वो वेट करेगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का, उसके बाद हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि सीपीयू बर्स्ट ऑलवेज फॉलोड बाय आईओ बर्स्ट। ऑब्वियसली इसमें भी इस चीज़ को डिस्कस किया गया है कि आईओ बर्स्ट होगा तो उसके बाद ही आपके पास जो सीपीयू बर्स्ट है वो होगा, तो वो उसको फॉलो कर रहा है। Okay, next we have the CPU burst distribution is of the main concern। CPU की जो burst distribution होती है वो एक main concern होता है कि किस किस तरह जो है वो आपका distribute हुआ होगा with respect to some amount of time। Next हमारे पास आ जाता है CPU scheduler। ये हमने last time भी पिछले चैप्टर्स के अंदर भी बात की है। CPU scheduler दो किस्म के होंगे, एक शॉर्ट टर्म लाइक 3 टाइप्स के हो सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म, एक मीडियम टर्म। ठीक है, तो एक इसका एक मेन एडवांटेज ये होता है कि इसने सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देना होता है सीपीयू स्केड्यूलर ने इन अकॉर्डेंस टू सम चूजन सेट ऑफ क्राइटेरिया। किसी भी क्राइटेरिया को चूज करते हुए अगर तो परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देता है सो दैट विल बी कॉल्ड एज सीपीयू स्केड्यूलर। किसी भी प्रोसेसेस के अंदर से ये सिलेक्ट करता है, रेडी क्यू को तैयार करता है। रेडी क्यू में क्या है कि प्रोसेसेस जो है वो एक लाइन के अंदर, एक कतार के अंदर आए हुए हैं और वन बाय वन प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होना है एंड एलोकेट्स द सीपीयू टू वन ऑफ देम। और सीपीयू को एक एक करके वो जो प्रोसेसेस हैं जो रेडी क्यू के अंदर आए हुए हैं वो एलोकेट करता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने ये करना है कंप्लीट, देन सेकंडली ये करना है, देन सेकंडली थर्डली ये करना है। ठीक है, क्यू में भी ऑर्डर्ड इन वेरियस वे। अब क्यू को भी आप मुख्तलिफ वेज के अंदर ऑर्डर किया जा सकता है, एक कितार को प्रोसेसेस की उसको भी मुख्तलिफ वेज के अंदर आप ऑर्डर में ला सकते हैं। सीपीयू स्केड्यूलिंग डिसीजंस में टेक प्लेस व्हेन अ प्रोसेस। अब ये वो वाले डिसीजंस हैं जब होते हैं लाइक स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग स्टेट, जब वो स्विच करता है रनिंग टू वेटिंग स्टेट की तरफ, या वो स्विच करता है रनिंग टू रेडी स्टेट के अंदर,
या वो स्विच करता है वेटिंग टू रेडी स्टेट के अंदर, या तो वो टर्मिनेट कर जाता है। तो तब जो है सीपीयू स्केजुलिंग के डिसीजन जो होते हैं उधर होते हैं कि किसी भी प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्केजुलिंग इज अंडर 1 and 4 इज नॉन प्रोमेटिव। 1 और 4 के अंदर ये नॉन प्रोमेटिव होते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें दूसरे जो जितने भी आपके पास स्केजुलिंग होती है वो प्रिमिटिव होती है। ओके, कंसीडर एक्सेस टू शेयर डाटा। इसमें क्या होता है कि जो शेयर डाटा होता है उसके पास उसका एक्सेस भी होता है आपके पास, ठीक है। कंसीडर परम्यूटेशन वाइल इन कर्नल मोड, कर्नल मोड के अंदर भी परम्यूटेशन होती है। कंसीडर इंटरप्ट्स ऑकरिंग ड्यूरिंग क्रूशियल ओएस एक्टिविटीज। जितने भी कोई भी इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्टिविटीज जब हो रही होती हैं तो उसके अंदर ये इंटरप्ट को अकर होने देते, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डिस्पैचर। अब डिस्पैचर आप सिंपली ये कह सकते हैं कि ये स्पेशल प्रोग्राम होता है जो कि तब आता है जब स्केड्यूलर काम कर लेते, ठीक है। अब मेनली आप अगर बात करें डिस्पैचर की, तो डिस्पैचर मॉड्यूल गिव्स द कंट्रोल टू द सीपीयू। डिस्पैचर क्या करता है कि वो कंट्रोल दे देता है सीपीयू को कोई भी प्रोसेस को सिलेक्ट करने के लिए बाय द शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर की मदद से। अब जो डिस्पैचर होता है वो रेडी टू रनिंग स्टेट के अंदर होता है, ठीक है। और प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने एक और बात करनी थी कि जो प्रिमिटिव होते हैं वो नॉट फोर्सफुली होते हैं और जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं वो फोर्सफुली एक्ट किए जाते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ओके, सो स्विचिंग कंटेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। स्विचिंग टू यूजर मोड और जंपिंग टू द प्रॉपर लोकेशन इन द यूजर प्रोग्राम टू रीस्टार्ट द प्रोग्राम। ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं ये डिस्पैचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसने डिस्पैच करना होता है फ्रॉम रेडी टू रनिंग स्टेट। अब डिस्पैच लेटेंसी का क्या मतलब है? सिंपली लेटेंसी आप कह सकते हैं कि वेरिएशन ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू सम एक्चुअल टाइम, ठीक है। मतलब कि इनिशियल पार्ट जो है वो अगर तो आप ये कह सकते हैं कि लाइक कोई भी टाइम के अंदर वेरिएशन आ गई है एक्चुअल टाइम की बनिस्बत, तो उसको आप डिस्पैच लेटेंसी कह सकते हैं। टाइम्स इट टेक्स फॉर डिस्पैच टू स्टॉप वन प्रोसेस। कोई एक प्रोसेस स्टॉप होगा उसके बाद जो अगला प्रोसेस होगा वो स्टार्ट होगा रनिंग के लिए। नेक्स्ट वी हैव द स्केजुलिंग क्राइटेरिया। अब स्केजुलिंग क्राइटेरिया के अंदर सीपीयू यूटिलाइजेशन है, थ्रूपुट है, टर्न अराउंड टाइम है, वेटिंग टाइम है, रिस्पांस टाइम है। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो रिस्पांस टाइम और थ्रूपुट को कंफ्यूज कर देते हैं आपस में। ये काफी हद तक सेम है बट देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन देम। अब रिस्पांस टाइम क्या होता है कि जब इनिशियल पार्ट से जब डाटा आपको रिसीव होना स्टार्ट हो जाता है ना, सो दैट इज कॉल्ड द रिस्पांस। और थ्रूपुट क्या होता है? थ्रूपुट ये होता है कि जब आपको तमाम का तमाम डाटा रिसीव हो जाता है, कंप्लीट आउटपुट रिसीव हो जाती है, तब आप उसको थ्रूपुट कहते हैं। सीपीयू यूटिलाइजेशन में क्या है कि कीप द सीपीयू, हर वक्त सीपीयू को बिजी रखें, ठीक है, जितना पॉसिबल हो सके। थ्रूपुट का मैंने आपको बता दिया। टर्न अराउंड टाइम के अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर प्रोसेस। कोई भी अमाउंट ऑफ टाइम कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड अ टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग में क्या है जी? वो टाइम जो कि और रेडी क्यू के अंदर वेटिंग के लिए यूटिलाइज होगा। रिस्पांस टाइम का मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। नेक्स्ट वी हैव द स्केजुलिंग एल्गोरिथम ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया। अब कुछ एल्गोरिथम्स हैं जिससे जो स्केजुलिंग है वो ऑप्टिमाइज हो सकती है। अब इसमें 2 मैक्सिमम होंगे और 3 मिनिमम होंगे। 2 मैक्सिमम कौन से हैं? एक तो होगा मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन, सीपीयू की ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन हम करें और मैक्सिमम थ्रूपुट उससे हासिल करें। तब क्या होगा कि ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया जो होगा वो स्केजुलिंग एल्गोरिथम का ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया हाई हो जाएगा। और मिनिमम क्या चीजें रखनी है? टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम। ओके, नेक्स्ट वी हैव द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड स्केजुलिंग, जिसको हम FCFS भी कहते हैं कि जो पहले आएगा वो सर्व होगा, जो बाद में आएगा वो बाद में सर्व। अब अगर हम बात करें कि प्रोसेस और बर्स्ट टाइम के अंदर एक रिलेशन है, तो हमारे पास P1 जो है वो 24 नैनो सेकेंड्स है, P2 जो है वो 3 नैनो सेकेंड्स है, P2 3 नैनो सेकेंड्स है, P3 जो है हमारे पास 3 नैनो सेकेंड्स है। अब फॉर एग्जांपल हम कोई ना कोई एक टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हर हम प्रोसेस को 2 नैनो सेकेंड्स या 3 नैनो सेकेंड्स देंगे। तो अब अगर 3 नैनो सेकेंड्स की हम बात करें तो P1 को सिर्फ 3 नैनो सेकेंड्स मिलेंगे और रिमेनिंग जो है 21 नैनो सेकेंड्स का ब्रस्ट टाइम जो होगा वो रिमेनिंग होगा। तब ये स्विच कर जाएगा, अगले 3 सेकेंड्स को कंप्लीट कर लेगा और उससे अगले को कंप्लीट कर लेगा और फिर ये मूव करेगा P1 पे, ठीक है। इस प्रोसेसेस को जो कि एक ऑर्डर के अंदर रिसीव होते हैं, इसको हम P1 P2 P3 कहेंगे और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी आपको दिखाई दे रहा है इसको गैंट चार्ट कहते हैं किसी भी स्केड्यूलिंग करने के लिए। अब वेटिंग टाइम क्या होता है? वेटिंग टाइम वो टाइम होता है जब तक कि कोई प्रोसेस जो है वो वेट कर रहा होता है कि ये प्रोसेस हो जाए और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है
उसकी बारी है। अब वेटिंग टाइम P1 का क्या है, वो 0 है, P2 का क्या है 24 है, लाइक 0 to 24 लगेगा, ठीक है, 0 तो ऑब्वियसली हो गया। और P3 क्या है 27, मतलब 27 पे जाके इसको बारी अपनी मिलेगी। और अब आप एवरेज, अब इसको टोटल करने के लिए टोटल आप कर सकते हैं, आप टोटल कर सकते हैं इसे। टोटल में क्या होगा कि एंड पे जो है वो आपके 30 आ जाएगा। अब वेटिंग टाइम फॉर P1 0 है, P2 24 है और P3 27। एवरेज टाइम किस तरह निकालेंगे, तीनों का आप ऐड कर लेंगे और 3 पे डिवाइड कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर 70। नेक्स्ट हमारे पास वही FCFS स्केड्यूलिंग को कंटिन्यू किया गया है कि हमारे पास प्रोसेसेस थे, जाइंट चार्ट बना उसका स्केड्यूल का, ठीक है। वेटिंग टाइम जो है वो हमने निकाला कि P1 का 6 नैनो सेकेंड्स, P2 का 0 और P3 का 3 नैनो सेकेंड्स। एवरेज वेटिंग टाइम हमने सबको ऐड करके 3 पे डिवाइड किया और ये एक बेटर होता है देन प्रीवियस केस, पिछले से ये बेटर है। अब कॉनवे इफेक्ट क्या है, देयर इज आल्सो इंपॉर्टेंट शॉर्ट। अब FCFS का तो आपको पता चल गया है कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऐसा स्केड्यूल एल्गोरिथम होता है जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है क्यूड रिक्वेस्ट को, मतलब एक के बाद जो एक रिक्वेस्ट आती है। कॉनवे इफेक्ट क्या है, कॉनवे इफेक्ट में आप सिंपली कह सकते हैं कि एक छोटा प्रोसेस होता है या एक छोटा प्रोसेस होगा बिहाइंड द लॉन्ग प्रोसेस, बड़े प्रोसेस के पीछे। कंसीडर वन सीपीयू बॉन्ड एंड मेनी आईओ बॉन्ड प्रोसेस। इसके अंदर आप एग्जांपल अगर लें तो सीपीयू बॉन्ड है जो कि मेनी आईओ बॉन्ड प्रोसेसेस के behind it. Okay, so next we have the shortest job first, and yes, I think so that's all for the day. We have covered our almost 10 slides out of 30 slides, and if you have any question or query you may ask in the comment section below. Rest of the slides will be discussed in the next lecture inshallah. So don't forget to like, comment, share and subscribe my channel. Have a great day. Thank you.